गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रतिभा वर्मा इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड करौंदी से आज मैं B.Ed HCVI सेमेस्टर 2 का पेपर 7 पीडागॉगी ऑफ साइंस एजुकेशन में यूनिट 6 जो कि है फूड मटेरियल्स एंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, उसमें मैं टॉपिक 6.3 लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, हैबिटेट्स, प्लांट फॉर्म, फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन पार्ट जो है पढ़ाऊंगी। सब टॉपिक का पहला पोर्शन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग का मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। सजीव ऐसी वस्तु है या हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जीवन होता है, और निर्जीव उन वस्तुओं को कहा जाता है जो कि जीवित नहीं है। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जिनके अंदर जीवन होता है, जो सांस लेने में सक्षम होती हैं, जो धीरे धीरे बढ़ती हैं और खुद गति करने में समर्थ होती हैं। उनके अंदर चीज़ों को महसूस करने की क्षमता मौजूद होती है। ये निर्जीव वस्तुओं का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया हो। ये धीरे धीरे प्रगति करते हैं, जैसे कि बच्चा या पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। इन्हें भोजन और पानी की भी आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। जैसे पौधों को धूप, खाद, पानी और मनुष्य को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। सजीव वस्तुएं वह होती हैं जिनके अंदर जीवन होता है, जो सांस लेने में सक्षम है। जैसे सारे मनुष्य, पक्षी, जानवर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, यह सभी जीवित वस्तुएं और ये सांस लेती हैं, इनके अंदर जीवन होता है। ये सभी धीरे धीरे बढ़ते हैं और खुद गति करने में समर्थ होते हैं। खुद गति करने में समर्थ होने का मतलब है कि यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं ही आ जा सकते हैं। इनमें किसी भी चीज़ को महसूस करने की क्षमता होती है। जैसे मनुष्य है, उसके अंदर किसी भी चीज़ को छूने को महसूस करने की क्षमता होती है। जैसे गर्म है कोई वस्तु कि ठंडी है, मुलायम है या खुरदरी है, तो किसी भी चीज़ को महसूस करने की यह क्षमता जो है जीवों में होती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वह निर्जीव वस्तुओं का भी निर्माण कर सकती हैं। जैसे मनुष्य जो है उसने बहुत सारी निर्जीव वस्तुओं का निर्माण किया है। उनमें से है टेलीविज़न, फ्रिज, मोबाइल, कुर्सी, मेज, कुदाल, फावड़ा इत्यादि। अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, जो सांस लेने में सक्षम नहीं होती हैं।
ये खुद गति नहीं कर सकते हैं। इनमें आने वाली वस्तुएं पत्थर, साइकिल, कार, फ्रिज, बेड आदि होती है। यदि हम आसान भाषा में बोलें तो वो हर चीज़ जो सांस नहीं ले सकती वो निर्जीव होती है। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? निर्जीव वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं होता है और ये वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। इनमें स्वयं गति करने की क्षमता नहीं होती है। और निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण जो है बहुत सारी हैं, चीज़ें हैं, जिसमें है पत्थर, साइकिल, कार, फ्रिज, बेड, कुर्सी, मकान, स्कूटर, ट्रक इत्यादि। ये सभी जो है निर्जीव वस्तुएं हैं। इनमें ना तो कोई गति होती है, ना ही ये सांस ले सकती हैं। आगे हम बात करते हैं सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर है। सजीव वस्तु सांस लेती है, निर्जीव वस्तु नहीं लेती है। जैसे मनुष्य सांस लेता है लेकिन कुर्सी मेज सांस नहीं लेती हैं। पेड़ पौधे सांस लेते हैं लेकिन स्कूटर, कार सांस नहीं लेती है। सजीव वस्तु को भोजन, पानी की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव वस्तु को नहीं होती है। जितने भी सजीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, उन सभी को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। किंतु जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, कुर्सी है, मेज है, बेड है, अलमारी है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, इन सभी वस्तुओं को भोजन या पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह निर्जीव है, इनमें कोई भी जीवन नहीं होता है। सजीव वस्तु निर्जीव वस्तु का निर्माण कर सकती है या सकता है, जबकि निर्जीव वस्तु जीवित वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है। सजीव वस्तु है, जो भी जीवित है प्राणी, वह किसी न किसी निर्जीव वस्तु का निर्माण करने में सक्षम है, किंतु निर्जीव वस्तु किसी सजीव वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती। जैसे मनुष्य जो है वो बहुत सारी निर्जीव वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। ट्रक, साइकिल, स्कूटर, घर, अलमारी, बास्केट और भी ना जाने तमाम चीज़ें जितनी भी हमारे उपयोग की है वह सभी मानव द्वारा निर्मित है। इसी तरह से जानवर भी बहुत सारी निर्जीव वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक चिड़िया आप देखते होंगे, वो पेड़ पर अपना घोंसला स्वयं बनाती है। घोंसला क्या है? एक निर्जीव वस्तु है, और चिड़िया क्या है? एक जीवित वस्तु है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सजीव वस्तुएं जो हैं वो निर्जीव का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तु किसी भी सजीव वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, सजीव वस्तु प्रजनन करती है और निर्जीव वस्तु नहीं कर सकती। सजीव वस्तुएं जो हैं वो प्रजनन करके अपने ही जैसा नया जीव उत्पन्न कर सकती हैं, सजीव जीव उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु कोई भी निर्जीव वस्तु अपने जैसा कोई निर्जीव वस्तु को प्रजनन के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जीव जो है प्रजनन करके अपने ही समरूप, अपने ही समान संतानों की
उत्पत्ति कर सकते हैं, परंतु कुर्सी, मेज, स्कूटर, कार यह प्रजनन करके अपने जैसी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकती। सजीव वस्तु गति कर सकती है, जबकि निर्जीव वस्तु नहीं कर सकती है। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो गतिमान होती हैं, वह स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ जा सकती हैं, जबकि निर्जीव वस्तु कहीं पे भी आने जाने में सक्षम नहीं होती है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बाद अगला जो पॉइंट है वो है प्लांट हैबिटेट्स या हैबिटेट प्लांट्स कह सकते हैं आप इसे। हैबिटेट प्लांट्स यानी पौधों का आवास। जिस जगह या स्थान पर पौधों का वास होता है उसे प्लांट हैबिटेट या पौधों का वास कहा जाता है। पौधों के निवास स्थान पर भरपूर मात्रा में भोजन, जल और जगह होनी चाहिए। प्रत्येक निवास स्थान के अपने कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो कि उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधों के साथ समायोजन करने में मदद करते हैं। पौधों के आवास कई प्रकार के हैं, लेकिन जंगल के मैदान, घास के मैदान और रेगिस्तान दुनिया भर में आम स्थान है जहाँ पर पौधे पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं पौधों का निवास स्थान है। तो पौधों का निवास स्थान क्या क्या है पृथ्वी पे? एक तो जंगल, दूसरा है जंगल के मैदान, घास के मैदान यानी मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तान। तो ये सब यहाँ पर जो है इन जगहों पर आपको पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न जगहों पर मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ पौधे जो हैं वह पहाड़ी इलाकों में भी पाए जाते हैं। सभी जो पौधे हैं वह एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, और वह भिन्नता जो है वो ऐसी होती है कि वह अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर भी वह पाए जाते हैं उन स्थानों के साथ वह खुद को समायोजित कर सकें, ऐसे उनमें विशिष्ट गुण होते हैं। और इन विशिष्ट गुणों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। सभी पौधे एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग जगह पर पाए जाने के कारण इनमें भिन्नता होती है। जैसे आम का पौधा पानी में जीवित नहीं रह सकता, उसको जीवित रहने के लिए मृदा की ज़रूरत होती है। आम का पेड़ रेगिस्तान या बर्फीले पहाड़ियों पर जीवित नहीं रह सकता। तो आम के पेड़ के अंदर ऐसे गुण होते हैं, ऐसे विशेषता होती है जिसके कारण वह जो है मैदानी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। उसे जीवित रहने के लिए मृदा की आवश्यकता होती है, पानी, धूप की आवश्यकता होती है। और आम का पेड़ जो है वो रेगिस्तान या बर्फीली पहाड़ियों पर जीवित नहीं रह सकता है। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट का, आम के पेड़ का, मैंगो ट्री का जो हैबिटेट है, निवास स्थान है, वो मैदानी क्षेत्र है। आम का पेड़ केवल मैदानी क्षेत्र पर उग सकता है। आम का पौधा बर्फीले जगह पर नहीं उगता है। जो पौधे मैदानी जगह पर उगते हैं उनका तना काष्ठीय, पत्तियां चपटे एवं चौड़े होते हैं। मैदानी क्षेत्र पर
जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उनका जो तना होता है वो काष्ठीय यानी बहुत ही तना जो है मजबूत होता है। पत्तियां चपटे एवं चौड़े होते हैं। जो पेड़ पहाड़ी या बर्फीली जगह पर पाए जाते हैं ऐसे पेड़ों की पत्तियां नुकीली होती हैं। जैसे चीड़ का पेड़, पाइन, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली, एकदम सुई की तरह से नुकीली होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इन पत्तियों की ऐसी बनावट है कि जब इन पर बर्फ़ गिरे तो बर्फ़ जो है वो आसानी से गिर जाए, पत्तों पर जमी ना रह जाए, ऐसी इनकी बनावट है। तो जो पेड़ पहाड़ी जगहों पर, बर्फीली जगहों पर पाए जाते हैं उनके अंदर ऐसी बनावट होती है या कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जिसके कारण ये पौधे जो है उस स्थान के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं या इस तरह बना लेते हैं ताकि वहाँ की दुर्गम जो परिस्थितियाँ हैं उनमें वो जीवित रह सकते हैं। जैसे चीड़ के पेड़ की बात मैंने कही, चीड़ के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली सुई की तरह से होते हैं, जबकि आम के पेड़ में ऐसी खूबी नहीं होती क्योंकि आम का पेड़ जो है वह मैदानी क्षेत्र में उगने के लिए बना हुआ है और जबकि चीड़ का पेड़ जो है वो पहाड़ी और बर्फीली जगह पर उगने के लिए बना हुआ है। अगला पॉइंट, जो पेड़ मरुस्थल यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनके तने गद्देदार और पत्तियों में कांटे होते हैं, या आप कह सकते हैं पत्तियों की जगह वहाँ पर कांटे बने होते हैं। जैसे कैक्टस जो पेड़ है वो अमूनम आमतौर पर जो है मरुस्थल या रेगिस्तान में पाया जाता है और इनके जो तने होते हैं वो गद्देदार होते हैं और पत्तियों के स्थान पर कांटे निकले होते हैं। जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें जलीय पौधे कहा जाता है, या हम कहते हैं जल में उगने वाले पौधों की जड़ पानी के भीतर होती है और तना लचीला होता है। पत्तियाँ और फूल जल के ऊपर होते हैं। जो पेड़ जल में उगते हैं उनमें क्या क्या खूबियाँ होती है? उनकी जो जड़ होती है वो पानी के भीतर होती है। तना जो होता है वो लचीला होता है। तना जो होता है वो एकदम ठोस नहीं होता है और अन्य पेड़ों की तरह से, क्योंकि अगर जब भी पानी का बहाव तेज होगा या लहर चलेगी तो जो मतलब वैसा तना होगा जो लचीला नहीं होगा, ठोस होगा, तो क्या होगा, तना जो है वो पानी के बहाव से टूट जाएगा। और अगर लचीला रहेगा तो पौधा के टूटने की संभावना कम होगी। पत्तियाँ और फूल जो होते हैं इन पौधों के जल के ऊपर होते हैं, जैसे कमल और जलकुंभी। कुछ पौधे जल के भीतर रहते हैं, उन्हें जलमग्न या जलीय पौधे कहते हैं। जलमग्न जलीय पौधे कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो जल के भीतर रहते हैं, वो जो है जल के ऊपर नहीं होते, ना तो उनकी पत्तियां दिखती हैं ना तो फूल दिखते हैं, वो पूरे सबमर्ज जमीन मतलब जल के भीतर होते हैं, वो बाहर नहीं दिखाई देते हैं। और ऐसे जो पौधे होते हैं वो ज़्यादातर समुद्र के भीतर पाए जाते हैं, जैसे कि कोरल रीफ। बहुत सारे जो कोरल रीफ होती हैं उनमें छोटे छोटे वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं जो अंदर समुद्र के अंदर ही रहते हैं, बाहर ऊपर नहीं आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पौधों में प्रजनन। पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। पहला जो है वो है अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
केवल एक ही पेरेंट या आप कह सकते हैं सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है प्रजनन के दौरान। और दूसरा है लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम जब भी करते हैं तो उसमें दो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक यानी सिंगल पेरेंट्स से बनता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है सिंगल पेरेंट विल बी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एकल यानी एक, सिंगल। अलैंगिक प्रजनन के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें ये निम्नलिखित हैं। पहला है विखंडन, फिशन, मुकुलन, बडिंग। तीसरा है बीज का बनना, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा है पुनर्जनन या जिसे हम कह सकते हैं रीजनरेशन। पांचवा है खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। तो इन 5 तरीकों के द्वारा, इन 5 मेथड्स के द्वारा अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में होता है। आइए अब जानते हैं इन 5 के बारे में। विखंडन, फिशन। विखंडन में एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाता है। यह प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया है। विखंडन जो है वो ज़्यादातर एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीवों में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ये ऐसे नए जीवों को बनाने की प्रक्रिया है जिसमें जो जीव है यानी जो पेरेंट सेल है वो खुद को डिवाइड कर लेता है, विभाजित कर लेता है। और ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये बहुत सारे प्रोटोजोआ में, बहुत सारे जीवाणु यानी बैक्टीरियो में पाया जाता है प्रजनन करने का तरीका। अगला है द्विखंडन। द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन। द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और 2 नए जीवों का जन्म होता है। द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया आदि। तो द्विखंडन में क्या होता है, इसमें जो है फुल्ली ग्रोन जो पेरेंट है, जो कि सिंगल पेरेंट है, वो क्या होता है डेवलप होने के बाद खुद को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, इस विभाजन के दौरान जो होता है वो जो जनक कोशिका है यानी पेरेंटल सेल जो है वो समाप्त हो जाती है और ये खुद को डिवाइड करके 2 नए जीवों का निर्माण करता है। ये एग्जाम्पल है अमीबा का। अमीबा क्या है, ये अमीबा है, फुल्ली ग्रोन अमीबा है। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये पेरेंटल सेल है, ये जनक कोशिका है। और इसमें क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ये खुद को बढ़ाता है,
न्यूक्लियस लेंथनेंस अपने आप को एक्सटेंड करता है और एक्सटेंड करके क्या करता है, दो अलग अलग न्यूक्लियस को बनाता है। और जब ये दो न्यूक्लियस इस पेरेंट सेल के अंदर बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म जो है ये खुद को दो अलग अलग तरह के अलग अलग नए इंडिविजुअल में खुद को डिवाइड कर लेता है और ये फिर से एज ए सिंगल न्यू अमीबा के रूप में डेवलप करने लगता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, पेरेंटल सेल जो है वो समाप्त हो जाती है और रिजल्ट हमें क्या मिलता है, दो नए इंडिविजुअल मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को के बारे में, जो कि है मुकुलन यानी बडिंग। अंकुर, बड शब्द का अर्थ है छोटा पौधा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है यानी बडिंग होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो है एक छोटा सा अंकुर, एक छोटा सा पार्ट जो है जनक जीव यानी पेरेंट जो एनिमल है या आप कह सकते हैं पेरेंट जो है उसके शरीर पर विकसित करता है और एक समय आने पर, निश्चित समय आने पर ये जो नया जो छोटा सा अंकुर जो जनक जीव यानी पेरेंट के पार्ट पर डेवलप किया है वो क्या होता है, समय आने पर खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है और खुद एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करता है। और ऐसा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है और इसको हम मुकुलन या बडिंग के नाम से जानते हैं। जैसे ये है पेरेंट हाइड्रा है, इंडिपेंडेंट एक फुल्ली ग्रोन हाइड्रा है और इसमें ये छोटा सा अंकुर जिसे हम छोटा पौधा या बड के नाम से कह सकते हैं डेवलप होता है और एक पर्टिकुलर समय आने पर जब ये इतना डेवलप हो जाता है कि ये खुद अपने लिए न्यूट्रिशन इंडिपेंडेंट कलेक्ट कर सके और ये किसी पेरेंट पर डिपेंडेंट ना रहे, खुद ये अपने आप को पोषित कर सके, तब ये जो बड है ये पेरेंट हाइड्रा से टूटकर अलग हो जाती है और खुद अपना जो है इंडिविजुअल हाइड्रा के रूप में डेवलप हो जाती है। जैसे ये यहाँ से अपने आप ही अलग हो जाएगा और ये हाइड्रा जो है, ये छोटा जो हाइड्रा है ये न्यू डेवलप्ड एक नए हाइड्रा के रूप में डेवलप करेगा। अगला है बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु का मतलब होता है स्पोर का निर्माण। एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है, यानी बीजाणु स्पोर का जो फॉर्मेशन है वो एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही प्रकार के पौधों में पाया जाता है। यह प्रक्रिया पौधों में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी यानी स्पोर केस में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा करता है जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहते हैं। जब पौधों की यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। ये उगते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। तो बीजाणु फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण, जिसे स्पोर फॉर्मेशन के नाम से हम जानते हैं, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
एक स्पोर केस में, बीजाणु पेटी में, ठीक है, बीजाणु पेटी में स्पोर केस में बहुत सारे बीज बनते हैं और ये बीज जो हैं हवा, ज़मीन, भोजन, मिट्टी पर बिखर जाते हैं और जहाँ ये गिरते हैं वहीं ये उग जाते हैं और इन्हीं बीज से नए पौधों का जन्म होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है राइजोपस, म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर क्या है? ऐसे कवक हैं, फंगी हैं जो कि बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा अपने आप को बढ़ाते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अगला है पुनर्जनन, रीजनरेशन। पुनर्जनन प्रजनन की अलैंगिक विधि है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है और अपने शरीर के हिस्से को पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, पुनर्जनन क्या है? अलैंगिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक जीव जो होता है उसका जो शरीर है वो 2-3 जगहों से कट जाता है और उन प्रत्येक जो हिस्से कटते हैं वो इतने सेल्फ कैपेबल होते हैं, इतने में सक्षम होते हैं कि वह खुद को स्वयं को एक नए जीव में पुनर्जनित कर सकते हैं। और जब पेरेंट जो है 2 या 3 पार्ट में कटता है और खुद को पुनर्जनित करता है तो उन 2-3 पार्ट से क्या होता है, 2-3 नए इंडिविजुअल उसी टाइप के पेरेंट के ही जैसे, पेरेंट की कॉपी के जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं पुनर्जनन के द्वारा। यानी एक सिंगल पेरेंट से हम 3 जो है नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? एक वर्म है। प्लेनेरिया जो है रीजनरेशन के दौरान जो है वो कट जाता है 3 पीसेज में। तो ये 3 पीसेज में जब वो कटता है तो ये प्रत्येक जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट जो हैं ये खुद में इतने सेल्फ कैपेबल होते हैं कि ये खुद को रीजनरेट कर लेते हैं एक नए यंग इंडिविजुअल में, एक नए न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल में। यानी यही जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये हेड जो पोर्शन है ये आगे फर्दर डेवलप करेगा, ये मिड पार्ट और टेल पार्ट को डेवलप कर लेगा। ये जो मिड पार्ट है ये क्या है, ये फर्दर रीजनरेट करेगा, ये हेड पोर्शन और टेल पोर्शन को डेवलप कर लेगा। और ये जो है, जो टेल पोर्शन है ये खुद को एलोंगेट करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा। मिड पार्ट और हेड पार्ट जो है ये इसका है उसमें डेवलप हो जाएगा। तो प्लेनेरिया वर्म कट इनटू 3 पीसेस, ये अपने आप को 3 पीसेस में काट कर जो है नए 3 इंडिविजुअल्स को अपने ही जैसे नए जो इंडिविजुअल है उनको रिप्रोड्यूस कर लेगा। अगला जो अलैंगिक प्रजनन की जो का प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो है खंडन, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंट जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, इसमें भी वैसी ही प्रक्रिया है जैसा रीजनरेशन में था। इसमें क्या है, देखिए ये स्पाइरोगेरा जो है एक प्लांट है। इसमें ये क्या है, ये प्लांट जो है, ये फुल्ली ग्रोन प्लांट जो है वो 3 फ्रैगमेंट में टूट जाता है और ये 3 फ्रैगमेंट जो होते हैं आगे चलकर खुद को इंडिपेंडेंट एक नए इंडिविजुअल में डेवलप कर लेंगे। यही जो है खंडन या फ्रैगमेंटेशन है।
पौधों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में लैंगिक प्रजनन जो है वो पुष्पों के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? पुष्पों यानी फ्लावर के द्वारा होते हैं। तो प्रत्येक पुष्प में, फ्लावर में नर और मादा अंग दोनों ही पाए जाते हैं। पुष्प के में नर जो जननांग है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको हम पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो है आपका स्टैमेन और फिलामेंट आता है। और जो पुष्प का स्त्री भाग है यानी पुष्प के स्त्री जननांग को स्त्री केसर या पिस्टल के नाम से जानते हैं, पिस्टल कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों पार्ट जो होते हैं वो पिस्टल के अंदर, पिस्टल में होते हैं। अब मैं आपको फ्लावर दिखाती हूँ, उसका पार्ट दिखाती हूँ, जिसमें आपको ये सारे पोर्शन समझ में आ जाएंगे। ये क्या है? प्लांट का निचला जो हिस्सा होता है इसे कैलिक्स कहते हैं, और ये पेटल होता है। और इसी पेटल्स के बीच में ही जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका पिस्टल पोर्शन, और पिस्टल में आप देखेंगे इसमें जो है आपको ये मिलेगा, ये होगा, ये कहा जाता है स्टिग्मा, ये स्टाइल कहा जाता है, और ये पोर्शन जो होता है ओवरी, और इसके अंदर ही ये ओव्यूल होता है। ये ओव्यूल जो है आगे चल के बीज में परिवर्तित होता है, टर्न इनटू सीड। ये है पुष्प में मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपका स्टिग्मा और स्टिग्मा कह रहे हैं, ये आपका है एंथर, और ये फिलामेंट। और इसी एंथर और पिस्टल के द्वारा ही जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पौधों में होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन, इन सब को क्यों हमें ज़रूरत है विकलांग बच्चों को पढ़ाने की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो विकलांग विद्यार्थी होते हैं वो नेत्रहीन होते हैं, वह देख नहीं सकते हैं। तो हमें जो है सजीव और निर्जीव का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हें इसलिए बताने की ज़रूरत है ताकि वो जो वस्तुएं हैं उनको समझ पाएँ कि वो सजीव हैं या निर्जीव हैं, और किसी वस्तु को हम सजीव क्यों कहते हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वो सांस लेते हैं, वह बढ़ते हैं, वह प्रजनन करते हैं, इसलिए वह सजीव हैं। उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, जबकि जो निर्जीव वस्तु है उसे पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, और वो ना ही बढ़ते हैं ना ही स्वयं गति करते हैं। ये सारी चीज़ों के आधार पर वह समझ पाएंगे कि कौन सी वस्तु सजीव है, निर्जीव है। पहले तो वो डिफरेंशिएट, विभाजन सीख पाएंगे, किसको हम सजीव कहेंगे और किसको निर्जीव कहेंगे, और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं हमारे आसपास हैं, सजीव हैं, उनको वो जान पाएंगे, ठीक है।
वो जान पाएंगे कि कौन सी सजीव वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन सी हानिकारक हैं। जैसे कि गाय, भैंस, वह ऐसी सजीव वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ये हमें दूध देती हैं। और बहुत सारे ऐसे सजीव वस्तुएं हैं जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, ये भी एक सजीव वस्तुएं हैं, परंतु ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो बच्चे जो हैं, जो दृष्टिहीन बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस प्रत्य के द्वारा समझ पाएंगे कि सजीव वस्तुओं में कौन कौन सी हमारे लिए लाभकारी है, कौन सी हानिकारक हैं, कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं। ठीक है, क्या इन निर्जीव वस्तुएं, जो भी वो निर्जीव वस्तुओं को स्पर्श करके समझते हैं या जानते हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, तो ये कहाँ से आई, उनमें उनके अंदर ये प्रश्न अगर उठता है तो इसका समाधान उन्हें मिल जाएगा कि ये निर्जीव वस्तुएं हैं और यह मानव द्वारा निर्मित है। ये पेड़ पौधों के लकड़ियों के से बनती हैं और ये जो है अपना स्वयं निर्माण नहीं कर सकती हैं। जितनी भी मनुष्य की उपयोग की वस्तुएं हैं वह सभी निर्जीव हैं और मानव निर्मित हैं। जैसे कुर्सी है, मेज है, कार है, स्कूटर है, बाइसिकल है, टेलीफोन है, टीवी है, फ्रिज है, पंखा है। ठीक है, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आएगी अगर हम बच्चों को, दृष्टिहीन जो विद्यार्थी हैं, अगर हम उन्हें सजीव और निर्जीव के प्रत्यय को समझा देते हैं। साथ ही साथ वह यह भी समझ पाएंगे कि कौन सी वस्तुएं सजीव हैं और उन सजीव वस्तुओं में कौन सी उनके लिए उपयोगी हैं और कौन सी हानिकारक हैं। अगला जो पॉइंट है वह है हैबिटेट्स प्लांट, पौधों का वास। अब दृष्टिहीन बच्चे भी जो हैं वो अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जानने के लिए जागरूक होते हैं। उनमें भी जिज्ञासा होती है कि कौन से पेड़ आम का है, कौन सा अनार का है, या कौन कौन से पेड़ पौधे जो है हमारे आसपास हैं। तो उन्हें हमें ये समझाने की आवश्यकता पड़ेगी कि जो पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं वो अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ पौधे जो है वो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो बर्फीली जगहों पर पाए जाते हैं, कुछ रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, कुछ घने जंगलों में पाए जाते हैं, जंगल के मैदानों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि जलीय है, जल में पाए जाते हैं। तो इस जानकारी से वह ये समझ पाएंगे कि जो हमारे वातावरण में, हमारे संसार में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे व्याप्त हैं और उनके निवास स्थान जो हैं वो अलग अलग होते हैं। और सभी पेड़ों में जो है उनके निवास स्थान के अनुरूप उनमें कुछ विशेषता होती है, जिसके कारण वह उस वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आम का पेड़ मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, पीपल का पेड़ मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, और मैदानी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका गुण होता है कि तना काष्ठीय होता है, पत्तियां चपटे और चौड़े होते हैं। जो पेड़ जो है बर्फीली जगहों पे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, सुई की तरह से नुकीली होती हैं, ताकि उन पे जब बर्फ़ गिरे तो वो गिर जाए ज़मीन पर आसानी से। इसी तरह से जो पौधे जो हैं रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनका तना गद्देदार होता है और पत्तियां जो है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और इन तनों में पानी भर जाता है, ताकि ये जो पानी है जो है वह काफ़ी लंबे समय तक वह इस्तेमाल कर सके। तो हम इस जानकारी के द्वारा, प्लांट्स हैबिटेट्स की जानकारी के द्वारा या पौधों के निवास की जानकारी के द्वारा हम दृष्टिहीन बच्चों को यह समझा पाएंगे कि अलग अलग पौधों का निवास स्थान अलग होता है और उनमें क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं, जिससे वह अपने
वातावरण को, अपने इस संसार को जिनको वो अपने नेत्रों से देखने में सक्षम नहीं है, उसे काफ़ी हद तक उन्हें समझाया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, पौधों में प्रजनन। पौधों में पौधे कैसे बढ़ते हैं, कहाँ से आते हैं, यह एक जिज्ञासा जो है एक नेत्रहीन दृष्टिहीन बच्चे में भी होती है कि आखिर ये पेड़ बढ़ते कैसे, कैसे इनमें बढ़त होती है। तो उनमें बढ़त कैसे होती है, प्रजनन के द्वारा होती है। तो और पेड़ पौधों में कितने प्रजनन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया है, यह हमें दृष्टिहीन बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, ताकि वह जान सके कि पेड़ जो है वो कैसे बढ़ते हैं, कैसे हम पेड़ों की खेती वगैरह कर सकते हैं। तभी वो इस जानकारी के द्वारा जो है वो लाभान्वित होंगे। आगे चल के वो अपने जीवन में इस जानकारी से कहीं पर किसी को जानकारी से वो शिक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे वो चल के किसी व्यवसाय या रोज़गार में भी जाते हैं तो उन्हें जो पेड़ों के प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में अगर वो जानकारी है तो स्वयं अपना कोई कृषि उद्योग वह स्थापित कर सकेंगे। तो इसलिए हमें जो दृष्टिहीन बालक हैं उन्हें पेड़ों में प्रजनन की प्रक्रिया की जानकारी देना की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न, अगला प्रश्न है जो आप लोगों को इस टॉपिक्स को पढ़ने के समझने के बाद जो प्रश्न लिखने हैं उनका उत्तर देना है। उसमें 3 ये प्रश्न हैं जिनको आपको असाइनमेंट के रूप में लिखकर ग्रुप में सेंड करना है। और जो ये प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है सजीव और निर्जीव क्या है। दूसरा है पौधों के निवास प्लांट हैबिटेट को परिभाषित करें। तीसरा प्रश्न है पौधों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन को परिभाषित करें। ये तीनों प्रश्न जो हैं आप सभी स्टूडेंट्स को लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।